बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। कुछ हम यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी जो कि MGVP, उसमें भी आपकी लिखित की परीक्षा होगी। और जो है CSGMU यानी कानपुर विश्वविद्यालय आपका हो गया, रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय इलाहाबाद हो गया। और यदि हम बात कर ले तो आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या हो गया और पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका हो गया। ये सभी विश्वविद्यालय साथ में और भी यूनिवर्सिटी जैसा कि मां शकंभरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर हो गया और महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आपका आजमगढ़। ये सभी विश्वविद्यालय और भी विश्वविद्यालय जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा कराई जाती है, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। मैंने इसी प्रकार की जो है मैंने सभी सब्जेक्ट की जो है ऑलरेडी क्लास मैंने करा दी है मॉडल पेपर की, सॉल्व मॉडल पेपर की। और साथ में इसकी जो है एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। यदि आप कोई भी बुक नहीं खरीदते हो, कोई भी नोट्स नहीं खरीदते हो, कोई भी सीरीज नहीं खरीदते हो, तो आपको बिल्कुल भी खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से आप जो है एक मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व जिसको मैं कर रहा हूं और इसका एक जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप 2 वीडियो देख के चले जाइएगा। गारंटी लेता हूं एग्जाम का यदि उससे बाहर कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो कहना। इन्हीं दोनों के माध्यम से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा और एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। चलेगा, ये पेपर आपका है एजुकेशन है शिक्षा शास्त्र का BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपका। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर का, आपको यहाँ से टाइटल आपको देख लेना, इसका नाम आपको मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्चुअल आपका फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। पेपर का नेम आपको देख लेना। वैसे तो यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का पैटर्न सेम है, सभी का सिलेबस कहने का मतलब मेरा सेम ही है। और साथ में यदि बाहर स्टेट की यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। ये जो मॉडल पेपर मैं लेके आया हुआ हूँ इसके में जो साथ में आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें आपको एक पेपर भी पढ़ना रहता है जिसमें आपको कंपल्सरी आपका पेपर होता है। वैसे तो आपके 3 सब्जेक्ट आपके होंगे आपके BA में, ठीक है। एक आपका माइनर का आपका सब्जेक्ट होगा, माइनर का आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको जो है MCQ का आपका पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर कहा जाएगा माइनर का। एक आपका कंपल्सरी का पेपर होगा जो BA BSc BCom सभी में लगता है, जिसको हम को करिकुलर कोर्स के तहत आपका आयोजित होता है कंपल्सरी का। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव वो भी आपका होगा जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन। तो इसकी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता ये जो पेपर होता है कंपल्सरी का, इसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, BA फर्स्ट ईयर का भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर सभी सब्जेक्ट की जो है तैयारी को विधिवत जो है आप स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को हमारे चैनल के माध्यम से जो है बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई नोट्स खरीदे या फिर बिना 1 रुपये दिए पे करें, आप हमारे चैनल पर निःशुल्क जो है अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर और मजबूत करके अपने एग्जाम में आप 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके जारी रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एजुकेशन एंड शिक्षा शास्त्र के पेपर पे 2 घंटा आपका दिया जाएगा समय इसको करने को। 75 नंबर आपका पूरा पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका व्यक्त आएगा, जैसा कि पेपर में आपको दिखा रहा हूं। सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन ए में आपके सारे प्रश्न आपके जो है वेरी शॉर्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे, सारे अति लघुतरी प्रश्न रहेंगे। इसके सभी प्रश्न आपको करना रहेगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं रहता। लेकिन सेक्शन B और सेक्शन C जो होता है इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहते हैं। चलेगा, इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका देखो कि जो है शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, जिसका आपका पेपर का नाम ही आपका है शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। इस क्वेश्चन की 100% की मैं गारंटी लेता हूं। शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ दीजिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या रहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसने वाले हैं। ये क्वेश्चन शिक्षा वाला कम से कम आपको 25 से 30 नंबर 25 नंबर आप लिख के रख लो कि शिक्षा से संबंधित आपका क्वेश्चन फंसेगा। चलेगा, शिक्षा हम देखेंगे एजुकेशन क्या होती है। शिक्षा की हम बात कर ले तो शिक्षा का तात्पर्य जो है जीवन से में जो है चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया के प्रयोग से है जो मनुष्य को जो है अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। शिक्षा क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि मनुष्य अपने जो अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके साथ जो है उसके जो है पथदर्शक भी बनते हैं
मनुष्य, और यह प्रक्रिया जो है सीखने के स्वरूप में जो है बचपन से चलती है और जीवन पर्यंत ये चलती रहती है, जिसके कारण जो है मनुष्य में जो है अनुभव भंडार में जो है लगातार जो है वृद्धि होती रहती है। तो शिक्षा क्या होती है? जी, शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य जो अपने अनुभव द्वारा जो है इस शिक्षा को जो है प्राप्त करता है और उसके जो है पथ प्रदर्शक भी बनता है मनुष्य। और यह प्रक्रिया जो है सीखने से जो है बचपन से लेकर जो है जीवन तक पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके कारण जो है मनुष्य के जो अनुभव होते हैं उनके भंडार, मनुष्य के जो अनुभव में जो भंडार होता है उसमें लगातार जो है वृद्धि होती रहती है। तो इस तरह से इसकी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। अगला भी हम देखेंगे शिक्षा के, यदि हम बात करें तो शिक्षा जो शब्द है ये जो है संस्कृत के जो है शिच धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर जो है सिखाना। और शिक्षा का यदि हम आंतरिक अर्थ की शक्तियाँ या फिर जो है गुणों का विकास करना, यही जो है शिक्षा कहलाता है। शिक्षा क्या होता है? आंतरिक शक्तियाँ और जो उसके जो है गुणों का विकास करना, यही शिक्षा कहलाता है। ये भी आप इतना लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग में करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको लॉन्ग में फंसेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको विधिवत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा का संकुचित अर्थ भी एग्जाम में पूछता है, तो शिक्षा के हम संकुचित अर्थ की हम बात कर ले। शिक्षा संकुचित अर्थ में जो है शिक्षा जो है बालक को जो है योजनाबद्ध कार्यक्रम के जो है अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें जो है निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के जो है प्रयत्न किए जाते हैं, और विद्यालय में जो है प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा इसी श्रेणी में जो है होती है। तो ये जो शिक्षा होती है, इन्होंने कहा है संकुचित अर्थ में कि बालक के जो है एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के जो है अंतर्गत जो है, जिसका एक पाठ्यक्रम होता है कि एक विद्यालय जैसा कि एक प्रयोजन बना के उसके अंतर्गत जो है शिक्षा जो है यहाँ के जो टीचर होते हैं विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उसके लिए एक जो है सिलेबस होता है, एक कह सकते हो पाठ्यक्रम होता है कि वही आपको पढ़ना पड़ेगा उस क्लास में। तो ये जो एक समायोजन होता है और साथ में जिसके निर्धारण के उद्देश्य की पूर्ति जो है कह सकते हो जो इसके उद्देश्यों की जो है प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्न जो है करते रहते हैं, चाहे वो बालक हो या फिर पढ़ाने वाला शिक्षार्थी हो यानी शिक्षक हो, जो कि विद्यार्थी को जो है सिखाने का जो प्रयास करता रहता है और बालक जो कि सीखने का प्रयास करता रहता है। तो विद्यालय में जो प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा होती है इसी श्रेणी में होती है, और इसमें जो है निश्चित उद्देश्य वाला जो है प्रत्येक कक्षा अथवा जो है स्तर का एक जो है निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। कहने की तरफ सभी जो है पाठ्यक्रम यानी जो कक्षा होती है उसका एक अलग सिलेबस होता है। सभी कक्षा का छोटी क्लास में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, उसके जज ऊपर आप बढ़ते जाओगे उसका सिलेबस आपका हार्ड होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और जो है जिसे एक निश्चित जो है अध्ययन काल में जो है शिक्षकों द्वारा जो है पूर्ण करा जाता है। जो ये जो इसका पाठ्यक्रम होता है कक्षाओं का, तो इसमें एक निश्चित अवधि में कि 1 साल का मान लो तो कुछ समय होता है कि शिक्षक जो है इतने आपको 1 साल का समय मिलता है कि इसने आपको समय में इसको आपको सिलेबस पूर्ण होना चाहिए शिक्षकों के द्वारा, तो ये इसको पूर्ण भी कराया जाता है। वास्तव में जो है संकुचित अर्थ में जो है शिक्षा एक जो है प्रकार की जो है पुस्तकालय शिक्षा तक जो है सीमित है। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है ये जो है पुस्तकालय शिक्षा तक ही सीमित है, ये इतना लिख देना है। शिक्षा के हम व्यापक अर्थ की हम बात कर ले तो शिक्षा के व्यापक अर्थ को जो है प्रसिद्धि, जैसे कि शिक्षा शास्त्री आपके टी रेमंड ने जो है स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा वह जो है क्रम है, शिक्षा क्या है वह क्रम है जो बाल्यावस्था में जो है परिपक्वावस्था तक जो है निरंतरता चलता रहता है, और एवं शिक्षा में जो है मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार जो है धीरे धीरे भौतिक और जो है सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के जो है अनुकूल बना लेता है। तो यही आपका जो है शिक्षा का जो है व्यापक अर्थ होता है। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा कुछ हम यहाँ से और भी देखेंगे। तो यहाँ से बहुत सारी परिभाषा दी है शिक्षा की, जैसे कि बौद्ध दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा है कि शिक्षा वह है जो है निर्वाह दिलाए या फिर जो है मनुष्य का निर्माण करे, उसके आंतरिक शक्तियों का, उसका चरित्र का, तो यही शिक्षा कहलाती है। जैन दर्शन के अनुसार हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा वह है जो मोक्ष प्राप्ति कराए, वही शिक्षा होती है। महात्मा गांधी ने भी इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक एवं जो है मनुष्य के शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा में जो है जो निहित जो सर्वोत्तम शक्तियाँ हैं उसका उद्घाटन या फिर उसको उत्पन्न किया जाए, तो यही आपकी जो है शिक्षा कहलाती है। यहाँ से अरविंद ने भी इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अपराध जो है व्यक्ति की जो है आंतरिक शक्तियों का जो है विकास है, यही आपका जो है शिक्षा होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसकी परिभाषा दी है, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि मनुष्य में निहित जो है परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है, और मनुष्य के भीतर ही जो है ज्ञान है और बाहर कोई भी जो है ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। मनुष्य के जो भी ज्ञान है मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है उसका जागृत होना, उसमें उजागर होना, यही जो है शिक्षा होती है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दी, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का जो है आशय मस्तिष्क को जो है इस योग्य बनाना है कि वह जो है आपका
चिरंजन सत्य को जो है पहचान सके और इसके साथ जो है एक रूप हो सके और अपने अभिव्यक्ति कर सके, तो यही आपकी जो है शिक्षा होती है। तो इतनी सारी परिभाषा मैंने आपको बताई हैं, सभी तैयार कर लेना। आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्वेश्चन फंसेगा जरूर 100%। अगला देखो, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जो कि शिक्षा के प्रकार ही होते हैं। आपका जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा, ये शिक्षा के प्रकार ही हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शिक्षा के प्रकार यदि पूछेगा तो शिक्षा के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम कहते हैं। हम दोनों एजुकेशन के बारे में आपको बता देंगे, इससे कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में एजुकेशन के प्रकार भी पूछ सकता है, चलेगा। फिर अगला हम देखेंगे शिक्षण और जो है प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है, ट्रेनिंग और जो है टीचिंग, इसमें अंतर क्या होता है, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले जो है औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, चलेगा। शिक्षा के जो है दो प्रकार होते हैं औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा हम देखेंगे कि ये होती क्या है। औपचारिक शिक्षा की हम बात करें तो वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और जो है विद्यालय में दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, पहले बात समझो। जो फॉर्मल आपकी एजुकेशन होती है, ये जो शिक्षा दी जाती है आपके विद्यालय में दी जाती है, आपके स्कूल में दी जाती है, आपके महाविद्यालय ने यूनिवर्सिटी में दी जाती है। तो ये जो शिक्षा होती है आपके विद्यालय, ये सब चीज़ों में दी जाती है। और यह जो है व्यवस्थित और जो है संगठित जो है शिक्षा मंडल है, और इसमें जो है कानून और जो है मानदंडों के मुताबिक जो है पाठ्यक्रम जो है तय किया गया है। सभी जो है कह सकते हो सरकार के द्वारा जो है सभी क्लास का एक सिलेबस होता है जो आपको पढ़ना रहता है। तो ये औपचारिक जो आपकी शिक्षा कहलाती है। कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जो कि विद्यालय में दी जाती है, आपके विद्यालय, महाविद्यालय और आपके जो है विश्वविद्यालय जो आपके होते हैं, इसमें शिक्षा दी जाती है। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा कोई जो है दी नहीं जाती। ये जो आप जो पास पड़ोस या फिर आप अपने माता पिता के जो कह सकते हो, इसके द्वारा जो आप शिक्षा सीखते हो, रोजमर्रा के जीवन के जो अनुभव जो सीखते हो, चाहे गांव के हो या फिर गांव के पड़ोस के हो, दोस्तों के साथ जो आप अनुभव सीखते हैं, तो ये या फिर आप चाहे किताबें पढ़कर सीखते हो या फिर जो है टीवी देखकर सीखते हो या फिर जो है सामाजिक गतिविधियां जैसे कि शामिल हो उसमें। तो इस तरह से जो आप कोई कह सकते हो रोजमर्रा के जीवन से जो आप अनुभव सीखते हैं, जो आप कह सकते हो उससे कुछ आप जो गतिविधि आप सीखते हो, तो ये आपकी जो है अनौपचारिक शिक्षा होती है। बिना आप विद्यालय गए जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो कि बिना विद्यालय गए जो शिक्षा प्राप्त करते हो, चाहे वह जो है रोजमर्रा के जीवन के अनुभव हो उससे होती हो, फिर जो है किताबें पढ़कर हो, फिर जो है टीवी देखने से प्राप्त होती हो, या फिर जो है सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से आपको शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये सारी जो है अनौपचारिक शिक्षा आपकी होती है, ठीक है। और यह जो है शिक्षा संगठित नहीं होती है। जो शिक्षा होता है इसका कोई भी संगठन नहीं होता है, कोई भी इसका विद्यालय नहीं होता है जो यहाँ से दी जाती हो, लेकिन यह जो है व्यक्तिगत रुचि और जो है प्रेरणा से प्रेरित होती है, जो व्यक्तियों की रुचि से जो है ये प्रेरित होती है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। औपचारिक शिक्षा जो है विद्यालय में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा जो है विद्यालय में नहीं दी जाती है। ये जो व्यक्ति जो है रोजमर्रा के जीवन में अपने अनुभव से जो सीखता है, ये आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है। इन दोनों एजुकेशन के बीच में अंतर भी पूछ लेता है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आपको अंतर भी आसानी से इसके बीच में आप लिख सकते हो, कोई भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर भी आपको यही क्वेश्चन आपको हेडिंग छोड़कर लिख देना, आपको अंतर भी पता हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन सेम इसी पर आपको उतार देना है। अगला देखो, शिक्षण और जो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और जो टीचिंग में अंतर क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम बात करें तो केंद्र के अंतर की हम बात कर ले तो आपका जो शिक्षण होता है, ठीक है, शिक्षण जो होता है जो जिसको हम कहते हैं आपका टीचिंग, ठीक है। ये जो है शिक्षण जो है ज्ञान प्राप्त करने और जो है सीखने की सुविधा पर केंद्रित है। जो आपका टीचिंग होती है ये जो है ज्ञान प्राप्त करने और जो है सीखने पर की सुविधा पर जो है केंद्रित है। लेकिन जो आपका प्रशिक्षण जो होता है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ये जो है एक विशिष्ट कौशल और जो है क्षमताओं को विकसित करने पर जो है केंद्रित होती है, ठीक है। अब हम शिक्षा की, हमें ट्रेनिंग यानी जो है एजुकेशन की बात करें, हम टीचिंग की बात करें, हाँ, उद्देश्य की हम दूसरे इसके हम अंतर की बात करें तो जो शिक्षण होता है, जो आपकी टीचिंग होती है, इसका उद्देश्य जो होता है श्रोताओं के मन में जो है समृद्धि करना होता है, वृद्धि करना रहता है। जबकि प्रशिक्षण जो होता है, जो ट्रेनिंग होती है, इसका उद्देश्य जो होता है व्यक्तियों की जो है आदतों और प्रदर्शनों को जो है ढालना रहता है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, व्यक्तियों के जो उसके प्रदर्शन होता है, जो आदतें होती हैं उसको बढ़ावा देता है। जबकि जो आपकी टीचिंग होती है वो क्या करता है, व्यक्ति की जो है शिक्षा से संबंधित है, तो उसके जो है उद्देश्य उसके श्रोताओं के मन में जो है समृद्धि विकास करता है। जैसा कि शिक्षार्थी की भूमिका की हम बात करते हैं, जैसा कि जो शिक्षण होता है, तो शिक्षण यानी जो है टीचिंग में जो है शिक्षार्थी जो है अक्सर अधिक जो है निष्क्रिय होते हैं,
क्योंकि जो टीचिंग होता है इसमें भी थोड़ा सा जो स्टूडेंट होता है भद्दा होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब ही होता है व्यक्ति को फुर्तीला बनाया जाए। चाहे किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो, ले लो आप, चाहे भाग दौड़ की ट्रेनिंग हो या फिर रनिंग की ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग का मतलब ही होता है व्यक्ति के जो है शारीरिक रूप से उसको परिपक्व बनाना। ठीक है, तो इसमें आपको लिख देना है जो आपका शिक्षण होता है, इसमें जो है शिक्षार्थी जो होता है इसमें अक्सर जो है अधिक जो है निष्क्रिय होता है, लेकिन जबकि जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होता है, इसके दौरान जो है आमतौर पर जो इसमें जो बालक होते हैं अधिक जो है सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। और समय की हम बात कर ले, ठीक, इसके समय के हम अंतर की बात करें तो जो प्रशिक्षण आमतौर पर जो है अल्पकालीन और जो है अधिक व्यवहारिक होता है, जबकि शिक्षा आमतौर पर जो है दीर्घकालीन और जो है अधिक आपका सैद्धांतिक होती है। ऑनलाइन शिक्षा की हम बात कर लें तो ऑनलाइन शिक्षा जो है दो प्रकार की हो सकती है। एक होता है पाठ्यक्रम की जो है प्राकृत पर, दूसरी होती है निर्भरता पर। ठीक है, निर्भर करता है। अगला देखो कि अनुपयोग की बात करें तो कार्य बल प्रशिक्षण में जो है सीखे गए कौशल आमतौर पर जो है कार्यस्थल पर जो है तुरंत लागू होते हैं। और शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही जो है व्यक्ति और जो है व्यवसाय के लिए जो है व्यावसायिक सफलता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, और कई मामले में जो है शिक्षण और प्रशिक्षण एक दूसरे के जो है पूरक भी, तो इस तरह से इसके अंतर आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि NIOS क्या होता है और NCTE क्या होता है। हम दोनों क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्री प्राइमरी आपका एजुकेशन क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलेगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की हम बात करें तो ये जो शिक्षा होती है आपके 3 साल से लेकर आपके 6 साल के बच्चे को दी जाने वाली एक शिक्षा होती है, और इसे जो है प्री स्कूल शिक्षा भी कहा जाता है। और यह जो है संयोजित शिक्षा का जो है पहला स्तर होता है, और इसे जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, पहले बात ये समझो, ये जो शिक्षा होती है 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को दी जाने वाली एक शिक्षा होती है। इसे जो है प्री प्राइमरी जो है स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और यह जो है संयोजित शिक्षा का एक पहला स्तर होता है, जो एजुकेशन का जो ये पहला एक स्तर होता है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होते हैं, जैसे कि इसके बारे में कुछ उद्देश्य, जैसे कि यह जो शिक्षा होती है जो है बाल केंद्रित कार्यक्रम है। यह क्या है, ये बाल केंद्रित कार्यक्रम है, और इसमें जो है बच्चे खेलों के जरिए जो है सबसे अधिक जो है सीखते हैं। ये जो शिक्षा होती है इसमें जो है बालक जो है खेल के जरिए इसको अधिक सीखते हैं। और देखो यह जो है बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास में जो है अहम योगदान भी देती है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जो है बच्चों को जो है विकास उन्मुख और जो है समृद्धि वातावरण भी मिलता है, और इससे जो है बच्चों में जो है शिक्षा के प्रति जो है रुचि भी पैदा होती है। यह जो है बच्चों में सुरक्षा, आत्मविश्वास की भावना जो है विकसित करती है, और इससे जो है बच्चों में जो है छिपी प्रतिभाओं और कौशल को उभारने में जो मदद भी मिलती है। और यह जो है बच्चों में जो है संपूर्ण जीवन की तैयारी भी करती है। और जो है भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जो है किंडरगार्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसको जो है किंडरगार्टन के नाम से भी जाना जाता है। और साल आपके 1837 ईस्वी में जो है फ्रेडरिक आपका फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन शब्द बनाया था, जिसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। जितने भी मैंने आपको बताए थे प्री प्राइमरी के आपके जो है जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नीचे के उद्देश्य हैं, वो एग्जाम में उद्देश्य भी पूछ सकता है कि प्री प्राइमरी जो है शिक्षा क्या होती है, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो जितने भी मैंने आपको ये बिंदु बताए सारे इसके उद्देश्य ही हैं। अगला देखो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि NIOS क्या होता है, जिसको हम जो है आपका नेशनल आपका मुक्त विद्यालय आपका शिक्षा संस्थान कहते हैं, जिसको NIOS यानी जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, यह जो है भारत सरकार का एक संगठन है, और यह जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है काम करता है। और यह जो है दूर दराज के इलाकों में जो है रहने वाले लोगों को जो है सस्ती और जो है आसानी से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो स्थापित किया गया है। तो आपका NIOS जो है ये एक जो है शिक्षा संगठन है। ये जो शिक्षा संगठन है ये दूर दराज के जो इलाकों में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उसको जो है सस्ती और जो है आसानी से जो है शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो है इसको स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। इसके जो है दाखिले के लिए जो अधिकतम आयु जो है सीमा नहीं है, और NIOS में जो है पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसा कि जो है जो NIOS जो है इसमें जो है कक्षा 1 से लेकर जो है कक्षा 8 तक जो है शिक्षा दी जा सकती है, और जो है कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में जो है फेल होने वाले छात्र जो है NIOS की जो है ऑन डिमांड परीक्षा देकर उसी साल कक्षा में जो है प्रवेश कर सकते हैं। और NIOS में जो है माध्यमिक और जो वरिष्ठ
माध्यमिक स्तर के जो है के लिए जो है कई तरह के पाठ्यक्रम जो है कराए जाते हैं। इसके सामान्य और जो है शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अलावा व्यावसायिक जीवन, संवर्धन और जो है सामुदायिक उन्मुख पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल है। NIOS में जो है प्रवेश लेने के लिए कोई जो है अधिकतम आयु जो है सीमा नहीं है और NIOS की जो आधिकारिक भाषा हिंदी और जो है अंग्रेजी है और इसका जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के जो है नोएडा जिला में है। तो इस तरह से इसके बिंदु आपको लिख देना। फिर अगला देखेंगे NCTE क्या होता है भैया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर एजुकेशन। तो ये क्या होता है, ये जो है हिंदी में इसे जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं इसको हिंदी में। यह जो है भारत सरकार की एक संस्था है और इसकी जो है स्थापना जो है 17 अगस्त 1995 को जो है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम जो कि 1993 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जो शिक्षा है आपका टी जो ये क्या होता है, ये जो है भारत सरकार के जो शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, उसकी शिक्षा को कह सकते हो उसमें और भी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है। एक कह सकते हो जैसा कि आप जैसे कि B.Ed आप पास होंगे तभी आप जो है कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक प्रकार की डिग्री होती है आपका NCTE, ये भी आपका एक कह सकते हो क्वालिफिकेशन होता है। और इसका जो काम होता है भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो है मानकों, प्रक्रिया और जो धाराओं की स्थापना और जो है निरीक्षण करना रहता है। या जो है शिक्षा के जो है विकास का जो है ये प्रबंधन करती है। जो होती है आपका NCTE, ये जो है शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, इसकी शिक्षा के जो है विकास का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करती है ये। और यह जो है पाठ्यक्रम के डिजाइन और जो है विशेष शिक्षकों की जो है शिक्षा प्रणाली के जो है मूल्यांकन में भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। और कॉलेज में जो है शिक्षा यानी जो है टीचर बनने के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता के लिए जो है ये जो है मानक भी इसको बनाता है ये। और इसमें जो है भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और जो है बेंगलोर के जो है क्षेत्रीय इसके जो है कार्यालय भी हैं इसके। तो इस तरह से आपको लिख देना इतना। अगला देखिएगा यहाँ से फिर आपका सेक्शन B आपका स्टार्ट होगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इससे टोटल आपके 7 से 8 प्रश्न आपके दिए हैं, जिससे आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 4 से 5। मैं 8 प्रश्न करा दूंगा जिससे आपका सेक्शन B व C इसी से आपका क्लियर हो जाएगा इसी पेपर से। और आपके हो सकता है सेक्शन A में 1-2 प्रश्न अलग से आपको देखने को मिले, इसीलिए मैंने इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने अपलोड किया है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। भाई इन दोनों के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, चलेगा। देखिएगा क्वेश्चनों को। तो इसका जो क्वेश्चन आपका शिक्षा की प्रकृति क्या है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि एजुकेशन क्या है, इसकी नेचर पूछेगा, इसके जो है प्रकार पूछेगा, फॉर्मल एजुकेशन, इन जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन आपको बताए थे, तो फंसेंगे। तो इसकी हम प्रकृति देखेंगे। तो इसकी प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि जो है शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और जो है यह किसी समाज में जो है चलने वाली एक जो है ऐसी उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके जरिए जो है व्यक्ति के जो है ज्ञान और उसकी कला कौशल और उसके व्यवहार में बदलाव होता है। तो ये आपकी जो है शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा का मकसद क्या होता है, व्यक्ति को जो है सभ्य, सुसंस्कृत और जो है उसको योग्य नागरिक बनाना शिक्षा का ये उद्देश्य रहता है। और शिक्षा से जो है व्यक्ति और समाज दोनों का जो है विकास होता है। जाहिर सी बात है, जब शिक्षा व्यक्ति का विकास करेगा तो व्यक्ति जो है समाज का विकास करेगा, तो दोनों का इससे विकास होता है शिक्षा से। और जो है शिक्षा से जुड़े कुछ विचार भी हैं, जैसे कि जो है शिक्षा से जो है व्यक्ति की जो है जन्मजात शक्तियों का भी विकास होता है। और शिक्षा से जो है व्यक्ति के जो है बौद्धिक विकास, सामाजिक दक्षता, व्यक्ति का चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक उत्थान, ये सारे जो है शिक्षा के माध्यम से ही संभव होता है। और हम बात करें तो शिक्षा से जो है व्यक्ति की उन जो है भीतरी शक्तियों का भी विकास होता है, जिससे वह जो है अपने वातावरण पर जो है नियंत्रण रख सके। और शिक्षा का जो है एक विशिष्ट विज्ञान भी है और इसमें जो है उन सिद्धांतों, तकनीक तथा जो विधियों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के जो है विकास को जो है प्रोत्साहित करती हैं। और शिक्षा को जो है सभी मानव समाजों की जो है एक जरूरी स्थिति भी माना गया है। तो इस तरह से इसलिए आपको जो है इसकी आपको एक बार पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा रटना नहीं है, आप बनाकर भी लिख सकते हो। अगला देखो, औपचारिक शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा दी हुई। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में जो है परिवार की जो है भूमिका आपको देना। अनौपचारिक शिक्षा मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये जो है ये कोई भी विद्यालय में शिक्षा नहीं दी जाती। ये जो शिक्षा होती है, जो कोई व्यक्ति या फिर जो बालक जो अपने अनुभव सीखता है, चाहे वो समाज में हो, फिर जो है जो रोजमर्रा के जो जीवन दिनचर्या होता है, तो उसके द्वारा जो अनुभव सीखता है, जो शिक्षा सीखता है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा करते हैं। कहते हैं जो बिना विद्यालय के जो शिक्षा ग्रहण की जाती है व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, ठीक है, पास समाज के द्वारा। तो ये सारी जो है अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो परिवार की इसमें क्या भूमिका रहती है अनौपचारिक शिक्षा में, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, चलेगा। परिवार अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो है अहम भूमिका देता है। जैसे कि परिवार जो है बच्चों को ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे कि जो है मूल्यवान
इसको जो है मूल्यों के बारे में भी सिखाता है परिवार। और जो है परिवार जो है समाज बच्चों को जो है समाज संस्कृति के बारे में भी जानकारी देता है। तो परिवार कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो व्यक्ति होता है अनौपचारिक शिक्षा के लिए बहुत ही एक अच्छा भूमिका निभाती है इसमें, क्योंकि जो परिवार होता है व्यक्ति की जो है ईमानदारी के प्रति कहीं ना कहीं जो है सचेत करता है। साथ में अपनी जो संस्कृति होती है, अपनी जो वेशभूषा होती है, अपना जो धर्म होता है, इसके प्रति भी जो है परिवार सचेत करता है। पूजा पाठ आराधना के बारे में भी जो है कहने का मतलब इसके बारे में भी ज्ञान देता है। तो ये सारी जो है चीज़ें देता है। और साथ में परिवार जो होता है बच्चों को जो समाज में काम करने के लिए भी जरूरी कौशल और मूल्यों को भी विकसित करने में मदद करता है। और परिवार जो होता है बच्चों के प्रेरणा और उसको लक्ष्य निर्धारण की भावना विकसित करने में भी इसकी मदद करता है। कोई मान लो बच्चे का कुछ करने का उद्देश्य है तो परिवार उसका जो है साथ देता है कि हाँ बच्चे ये कर लो, कोई भी अगर पैसे की दिक्कत तो सारी जो है समर्थन कहते हैं, मेरा कहना मतलब यही है। और जो है परिवार जो है बच्चों को सीखने के पर जो है प्रेम विकसित करने में मदद भी करता है। और परिवार जो होता है बच्चों की जो है अकेलापन और पहचान की भावना में जो है योगदान देता है। और परिवार जो होता है बच्चों के मानसिक विकास में भी मदद करता है। तो इतनी आपको जो है आपको हेडिंग छोड़ के या फिर इसके बिंदु आपको पॉइंट डाल डाल के आपको लिख देना है बस। अगला देखिएगा, लोकतांत्रिक भारत में जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या है। फिर हम अगला देखेंगे संवैधानिक मूल्य के विकास में जो शिक्षा की क्या भूमिका है। दोनों क्वेश्चन भी हम देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा में जो है छात्रों के प्रदर्शन को जो है बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें जो है स्नातक होने के बाद समाज में जो है सक्रिय जिम्मेदार नागरिक बनाने में जो है मदद करने के लिए जो है कौशल विकसित करने का एक अवसर भी जो है प्रदान करती है। यह तर्क दिया गया है कि उन्हें जो है लोकतांत्रिक समाज में जो है वयस्कों के रूप में जो है कार्य करने में मदद भी मिलती है। तो इतनी आपको हेडिंग लिख देना है। और साथ में इसके उद्देश्य की हम बात करें, लोकतांत्रिक भारत की शिक्षा में उद्देश्य तो ये जो है छात्रों को अपनी जो है शिक्षा पर कुछ स्वामित्व देना ताकि वे जो है अपने समुदाय के जो है जिम्मेदार सदस्य बन सके, इसका पहला उद्देश्य हो गया। और छात्रों को जो सशक्त बनाना, उन्हें जो आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे जो है मुद्दों का सामना कर सके। और अगले दिन इसके हम उद्देश्य की बात करें तो छात्रों को जो है न्याय और सम्मान, विश्वास और जो है मूल्यों को सिखाना ताकि वे जो है अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ जो है अपनी राय जो है रख सकें। और इसके हम अगले बात कर ले उद्देश्य की तो जो है छात्रों को जो है जीवन कौशल और जो है सामाजिक मुद्दों पर जो है ज्ञान देना ताकि वे जो है स्वतंत्र जो है निर्णय ले सकें। और छात्रों को जो है लोकतांत्रिक मानदंड और प्रथाओं के बारे में जो है सिखाना ताकि वे जो है अपने अवसरों और जो है जिम्मेदारियों को जो है समझ सके। और छात्रों को जो है राष्ट्रीय और जो है विश्व इतिहास और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत का ज्ञान भी देना। और ये हम बात करें इसके उद्देश्य की लास्ट में दिया हुआ है कि जो है छात्रों की जो है आलोचनात्मक आपकी सोच विकसित करना ताकि वे जो है सूचित जो है निर्णय ले सके। तो इस तरह से इसके उद्देश्य आपको लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक मूल्यों के विकास में जो है शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और शिक्षा के जरिए ही जो है समाज में जो है राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक जो है जागरूकता पैदा होती है। और साथ ही जो है शिक्षा से जो है परंपरा की जो है विरासत एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ये पहुँचती है। और संवैधानिक मूल्य के विकास से जो है शिक्षा की भूमिका जो है इस प्रकार कुछ है, जैसे कि संविधान के मुताबिक जो है हर नागरिक को जो है राष्ट्र निर्माण में जो है हर क्षेत्र में जो है समान अवसर जो है मिलने की व्यवस्था कहा गया है संविधान में। और जो है शिक्षा के जरिए जो है मानव क्षमता में जो है सुधार होता है और जो है जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। और शिक्षा में जो है नवाचार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलता है। और शिक्षा से जो है नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। और शिक्षा से जो है परंपरा की विरासत एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुँचती है। तो शिक्षा ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जो आपकी विरासत होती है परंपरा की, ये एक पीढ़ी से जाकर के दूसरी पीढ़ी तक जो है पहुँचती है। और शिक्षा से जो है समाज में राजनीतिक, आर्थिक और जो है सामाजिक जो है जागरूकता भी पैदा होती है। और शिक्षा में जो है संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को जो है संवेदनशील होना चाहिए। और शिक्षकों को जो है अपने कार्यों के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए। और विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो है हमेशा विनम्रतापूर्वक जो है तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो जो शिक्षा में संवैधानिक जो मूल्य होता है इसका लॉर्ड फोर का यही मतलब निकला है। इसमें जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, ठीक है, सिखाने वाला जो टीचर होता है उसको हमेशा जो है संवेदनशील होना चाहिए। और साथ में जो विद्यार्थी होता है उसको भी जो है उसके प्रति टीचर के प्रति संवेदन यानी शील होना चाहिए। और जो है कह सकते हो जो शिक्षक का जो है संवेदनशील होना चाहिए। और जो है विद्यार्थी जो होता है विनम्रतापूर्वक जो शिक्षा जो सिखा रहा है टीचर उसको भी जो विनम्रतापूर्वक जो है कह सकते हो उसको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी से जो है कह सकते हो विकास होता है मानव मूल्यों का, बच्चों का समग्र विकास होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसके बारे में। अगला देखिएगा,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी आपको क्या प्रावधान आपको बताना है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि है नई आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो ये जो है नीति का लक्ष्य जो है आकांक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जो सार्वभौमिक बनाना और जो है 2025 तक सभी के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा और जो है उससे आगे मूलभूत जो है साक्षरता संख्या ज्ञान की प्राप्ति पर जो है विशेष जोर देती है ये। तो इस तरह से लिख देना है। इसके हम उद्देश्य की बात करें क्या प्रावधान है, तो ये जो है इस नीति का जो मकसद है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जो है सार्वभौमिक बनाना है और 3 साल से जो है 6 साल के बच्चों के लिए जो है आंगनबाड़ी बाल वाटिका या फिर जो है पूर्व स्कूल के जरिए जो है मुक्त आरक्षित और जो है अच्छी क्वालिटी की जो है शिक्षा का जो है कह सकते हो सुनिश्चित करना उसका। और जो है आपका NCERT आपका ICCI के लिए जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और जो है शैक्षिक ढांचा तैयार करेगा और यह ढांचा जो है 2 हिस्से में होगा। इसमें जो है आपके जो है 3 साल के बच्चे के लिए होगा और 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए ये किया जाएगा। और इस नीति के तहत जो है स्कूल में जो है मौजूदा ढांचे को जो है दोबारा बनाया जाएगा और अब जो है 10+2 की जगह जो है आपका जो है 5+3+4 का जो है ये जो है फॉर्मेट होगा न्यू एजुकेशन फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। और इस फॉर्मेट में जो है पहले 5 साल में जो है प्री प्राइमरी स्कूल में जो है 3 साल और जो है कक्षा 1 से जो है 2 साल इसमें जो है शामिल होंगे। और जो है पहले जहां सरकारी स्कूल में जो है कक्षा 1 से शुरुआत होती थी, अब जो है वही अब जो है 3 साल की जो है प्री प्राइमरी के बाद जो है कक्षा 1 में जो है एडमिशन होगा, फिर इसकी शुरुआत होगी। और पहले में जो है 5वीं कक्षा का जो है तक जो है मातृभाषा में जो है पढ़ाया जाएगा। तो सारी जो है नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है इसका एक फॉर्मेट है। इसमें क्या होगा जो आपका 3+3 आपका 4 दिया हुआ है, तो इसमें जो 5 साल होगा, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है पहले जो 5 साल में जो है प्री प्राइमरी स्कूल ये आपकी जो शिक्षा होगी, फिर 3 साल और जो है कक्षा 1 और जो है 2 शामिल इसमें किए जाएंगे। उसके बाद ये सारी आपकी कार्यक्रम इसमें से इसी फॉर्मेट के माध्यम से बनाया गया है। अब अगला हम देखेंगे भारत में जो है उच्च शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति पर आपको विवेचना करने क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। अगला इसको हम देखेंगे, चलेगा। वर्तमान समय में जो उच्च शिक्षा की क्या आवश्यकता है, तो प्राचीन काल से जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और शिक्षा के बिना जो है राष्ट्र एवं जो है समाज की जो है प्रगति असंभव है। कहने का मतलब शिक्षा का जो है प्राचीन काल से यानी पहले से ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान रहा है और बिना शिक्षा के ना तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और ना ही समाज का निर्माण हो सकता है, ना ही मनुष्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो है शिक्षा बहुत ही जरूरी है। उसकी विशेष जो कह सकते हो विषयों के विशेषज्ञ तैयार किए जाना बहुत ही जरूरी है और जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। इसलिए आधुनिक युग में जो है उच्च शिक्षा का जो है अत्यधिक महत्व है और उच्च शिक्षा के महत्व और जो आवश्यकताओं के कुछ निम्न बिंदु यहाँ से दें, जैसा कि छात्रों के जो है व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु। तो इसमें क्या होता है कि छात्रों में जो है व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की जो है क्षमता उच्च शिक्षा में ही होती है और सामान्य शिक्षा छात्रों को जो है सामान्य ज्ञान देती है, जबकि उच्च शिक्षा जो होती है ये राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय जो है महत्व के जो है विषय पर जो है ये ज्ञान देती है और जिससे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है का नजरिया जो है व्यापक होता है। देख लीजिए ये आपका जो उच्च शिक्षा जो होती है, जाहिर सी बात है ऊंची शिक्षा का जो नजरिया होगी ये कह सकते हो इसका जो लेवल होता है बड़ी होती है, क्योंकि उसका नाम ही होता है हाई एजुकेशन। तो उच्च शिक्षा जो होती है इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का महत्व दिया जाता है और जिससे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का जो नजरिया होता है व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है। और उच्च शिक्षा प्राप्त जो कर चुके जो लोग होते हैं कि जो है उस क्षेत्र से निकलकर जो है सहगुणा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उसमें जो है समानता, सामाजिकता, सहगुणा और सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय का जो है ज्ञान उसमें उत्पन्न होता है। इसलिए जो उच्च शिक्षा व्यक्ति के प्रगति राष्ट्र व समाज के लिए जो है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके हम दूसरे हम बात कर ले बिंदु की, तो जो है कार्य कुशलता और जो है नेतृत्व क्षमता का जो है विकास करने हेतु उच्च शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कार्य कुशलता और जो है नेतृत्व क्षमता के अभाव से जो है व्यक्ति अधूरा रहा है और इसके बिना व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र में जो आगे नहीं बढ़ सकता। उच्च शिक्षा की एक ऐसी शिक्षा है जो छात्रों को जो है स्वयं की जो है रुचि, रुझान, योग्यता और जो है क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को जो है कुशलतापूर्वक अंजाम देने योग्य बनाती है। और उच्च शिक्षित जो है लोग ही जीवन के जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है नेतृत्व बड़ी कुशलता से जो है से करते हैं और व्यक्ति की जो है भावी जीवन के लिए जो है उच्च शिक्षा का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। तो इस तरह से आपको इतना लिख देना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूरी है।
अगला देखिएगा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है प्राचीन शिक्षार्थी पर आपको संबंध पर आपको प्रकाश डालना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में जो है गुरु शिष्य जो है परंपरा के अंतर्गत जो है गुरु शिष्य को जो है शिक्षा देता है और बाद में जो है वही शिष्य गुरु के रूप में जो है दूसरे को शिक्षा देता है और यही क्रम जो है ये चलता रहता है। यानी जो गुरु होता है अपने जो शिक्षक होता है, जो शिष्य होता है उसको शिक्षा देता है। अब जब उसका जो शिष्य होता है वो जब गुरु बनता है तो फिर अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। तो ये जो क्रम होता है ये चलता रहता है, पहले से ही चलता आया है प्राचीन काल से। और यह जो है गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान से जो है किसी की भी क्षेत्र में जो हो सकता है। और इस परंपरा का जो निर्माण जो है प्राचीन काल से गुरुकुल और जो है आश्रम, क्योंकि पहले जो शिक्षा का साधन होता था वो स्कूल नहीं होते थे, वो आपका गुरुकुल होता था और आश्रम होता है जिसमें जो है शिक्षा का साधन कहा जाता था। इसी में शिक्षा जो कि गुरु प्रदान करते थे, गुरु देते थे। अब देखिएगा अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण इसके संबंध है, जैसे कि इसके बीच में शिक्षक और जो शिष्यों के बीच में क्या संबंध है। तो प्राचीन काल में जो है शिक्षक को जो है आचार्य और जो है गुरु कहा जाता है। तो पहले जो अब तो टीचर कहते हैं लोग, पहले क्या होता था प्राचीन काल में जो सिखाता था, जो टीचर होता था, इसको पहले जो है आचार्य कहते थे, फिर गुरु कहा जाता था। और वही जो है शिक्षार्थी को जो है ब्रह्मचारी और जो है व्रतधारी, आतेवासी और आचार्य जो है कुलवासी भी कहा जाता है। और जो है और गुरु शिष्य का संबंध जो है आधार था और गुरु का ज्ञान, नैतिक बल और जो है शिष्यों के प्रति स्नेह भी था। और शिष्य का जो है गुरु के प्रति जो है पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भी होता था। पहले का जो है गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता था बहुत ही अच्छा होता था। अब तो इतना घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाता, इतना लगाव नहीं हो पाता था। पहले के समय होता क्या था कि जो बालक होता था, कह सकते हो एक ब्रह्मचारी जीवन के रूप में गुरुकुल में जाता था बचपन से ही, और वहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, घर पर भी नहीं आता था। अब तो क्या है, स्कूल गए, पास में है स्कूल, आके घर पे आ जाए। पहले क्या होता था, गुरुकुल जब बच्चा भेज दिया जाता था आश्रम में तो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही घर पर आता था। अगला देखिएगा, इसमें और भी बिंदु दिए हुए हैं कि गुरु शिक्षा का संबंध जो है विद्यार्थी जीवन के बाद जो है ही बना रहता है। और गुरु शिष्य संबंध जो है घनिष्ठ होने की वजह से जो है यह दोनों का जो है परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। और गुरु शिष्य संबंध में जो है छात्रों के जो है सम्मान, विनम्रता की भावना जो है इसमें से पैदा होती थी। और गुरु ने जो है केवल शैक्षिक ज्ञान बल्कि जो है नैतिक और जो आध्यात्मिक मूल्य भी जो है सिखाए हैं शिष्यों को। और गुरु के पास जो है एक साथ आमतौर पर जो है 15 से ज़्यादा शिक्षार्थी नहीं पढ़ते थे। और गुरु जो है निर्धन से जो है निर्धन विद्यार्थियों को जो है भी पढ़ाता था। पहले के गुरु क्या होते थे, निर्धन से विद्यार्थी को पढ़ाता था, बिना धन से विद्यार्थी को पढ़ाता था। और गुरु के जो है पढ़ाए गए अक्षर के लिए जो है शिष्य उन्हें जो है ऋण ही समझा जाता था। और समावर्तक के जो है समय शिष्य जो है गुरु को जो है धन देते थे। तो इतना आपको जो है लिख देना है। किंडरगार्टन प्रणाली क्या होती है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि प्री प्राइमरी स्कूल जिसको कहते हैं, हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो किंडरगार्टन जो पद्धति है या फिर प्रणाली है, यह जो है बच्चों को जो है खेल कूद के जरिए जो सिखाने का तरीका होता है। क्योंकि ये जो होती है प्राइमरी जो स्कूल होता है, प्री प्राइमरी, क्योंकि ये सबसे छोटे बच्चों की लेवल की शिक्षा होती है। इसमें बच्चों की जो खेल कूद से संबंधित के माध्यम से जो सिखाने का एक अच्छा तरीका होता है। और यह जो है प्री स्कूल स्तर की जो है शिक्षा एक जो है का एक तरीका है। किंडरगार्टन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि किंडरगार्टन शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है। और किंडर का मतलब होता है बच्चे या फिर जो है, और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, यानी बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, बच्चों का बगीचा। और किंडरगार्टन प्रणाली को जो है जर्मन शिक्षा शास्त्री आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जो है शुरू किया था। उन्होंने जो है 1840 ईस्वी में जो है किंडरगार्टन एक विद्यालय खोला था। और किंडरगार्टन में जो है बच्चों को जो है पौधे के रूप में जो है, शिक्षकों को जो है बागवान के रूप में जो है देखा जाता था। और किंडरगार्टन में जो है बच्चों को जो खेलने, गाने, ड्राइविंग करने जैसे गतिविधियों के लिए जो है सिखाए जाते थे सारी गतिविधियाँ। और किंडरगार्टन प्रणाली में जो है बच्चों को पढ़ना, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषय की बुनियादी जानकारी भी दी जाती थी। और किंडरगार्टन में जो है बच्चों को सामाजिक भावात्मक कौशल भी जो है सिखाए जाते थे। और किंडरगार्टन में जो है बच्चों को समान के प्रति जो है समान गति से जो है सीखने और जो पढ़ने के लिए जो है समान समय भी जो है मिलता था। तो इस तरह से आपको लिख देना। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट होगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे, जिससे से आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं चारों प्रश्न करा दूंगा, जिससे आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न हम देखेंगे।
शिक्षा चर्च का जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि शिक्षा के जो है व्यक्तित्व एवं जो है सामाजिक उद्देश्य की जो है आपको विस्तृत आपको विवेचना करना है, व्याख्या करना है। इसको हम देखेंगे पहले। तो इसके बाद हम उद्देश्य की बात कर ले, व्यक्तित्व उद्देश्य की। तो व्यक्तित्व उद्देश्य की हम बात करें, शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य जो होता है व्यक्ति के जो है विकास से जुड़ा होता है। जो व्यक्तित्व उद्देश्य होता है व्यक्ति का, ये जो है व्यक्ति के विकास से जुड़ा है। और शिक्षा का मकसद क्या होता है, व्यक्ति की रुचि, उसकी क्षमताओं और उसकी विशेषताओं को जो है विकसित करना। और शिक्षा से जो है व्यक्ति का सभ्य, परिष्कृत और जो है सुसंस्कृत बनता है। तो इसका जो है उद्देश्य हो गया व्यक्तित्व उद्देश्य के। सामाजिक उद्देश्य की हम बात करें तो शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य जो है समाज से जुड़ा होता है। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, जो व्यक्तित्व का होता है ये विकास जो होता है व्यक्ति से जुड़ा होता है। जो लेकिन सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, ये समाज से जुड़ा रहता है। ये जो है समाजवादियों का जो मानना है कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है और जो है समाज में अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा से जो है व्यक्ति का समाज का उत्तरदायी और जो है प्रभावी नागरिक बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से ही जो है व्यक्ति समाज का विकास कर सकता है। बिना शिक्षा के जो है ना तो व्यक्ति का विकास संभव है और ना ही जो है समाज का ही विकास संभव है। तो इतना लिख देना कुछ इसके। शिक्षा से अन्य भी इसके कोई उद्देश्य हैं, जैसा कि जो शिक्षा होती है व्यक्ति का जो है चरित्र निर्माण करती है और नागरिक और जो है सामाजिक कर्तव्यों का विकास भी करती है। राष्ट्रीय एकता का जो है विकास भी करती है। सांस्कृतिक का जो है आरक्षण और विस्तार भी करती है। और खाली समय में जो है सदुपयोग करना ये भी सिखाती है। नैतिक मूल्यों, सामाजिक सेवा की भावना, सामाजिक न्याय और जो है को जो है महत्व भी ये समझना। तो ये सारे मूल्य सिखाती है। अगला हम क्वेश्चन पे देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित जो है शिक्षा संबंधी प्रावधानों की आपको विवेचना करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि जो है संविधान में आपके जो अनुच्छेद आपके 21(1) के तहत जो है कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है मुक्त और जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और यह अधिकार से जो है संविधान आपके 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जो है ये मिला है। और संविधान के अनुच्छेद आपके 45 के मुताबिक जो है राज्य को संविधान लागू होने से जो है 10 साल के अंदर सभी बच्चों को जो है 14 साल की उम्र तक मुक्त और जो है अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। और अनुच्छेद आपका जो है 46 के तहत जो है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, समाज के अन्य जो है कमजोर वर्ग, जो पिछड़े वर्ग है, इसके बच्चों को जो है शैक्षिक और जो है आर्थिक हितों को जो है बढ़ावा दिया जाता है। और अनुच्छेद आपका जो कि 29 है, इसके मुताबिक जो अल्पसंख्यक की जो है शिक्षा और जो उसके जो है हितों की रक्षा की जाती है। अल्पसंख्यक क्या होती है, जैसे कि ये आपका हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो अल्पसंख्यक भी होते हैं जिसकी धर्म की जनसंख्या सबसे कम होती है, तो अल्पसंख्यक होती हैं। तो उनकी रक्षा करना, उनके हितों की। और यदि अनुच्छेद आपके जो है 30 के हम बात करें तो इसके तहत जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा क्या है, ये समवर्ती सूची का विषय है। यानी जो है शिक्षा से जो है जुड़े जो है कामों के और जो है केंद्र और सरकार मिलकर जो है काम करती हैं। तो इतना आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता के जो है विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये भी आपको समझाना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या होता है कि जाति, धर्म, पंथ और जो है लिंग से जो है परे, यानी लोगों के बीच जो एकजुटता होती है, जो एक कह सकते हो जो एकता का भाव होता है देश को आगे बढ़ाने में, तो यही जो है राष्ट्रीय एकता कहलाती है। यानी बिना कोई भेदभाव किए कि यानी चाहे किसी का कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सभी मिलकर एकजुट होकर जो देश को उन्नति की ओर बढ़ाने, उसको जो है आर्थिक कह सकते हो उसकी देश को अग्रसर बनाने, उसको विकसित बनाने में जो योगदान देते हैं एकजुट होकर, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय एकता कहलाती है। और जो है राष्ट्रीय एकता से जो है विकास से जो है शिक्षा की अहम भूमिका है। और शिक्षा से जुड़ी कुछ जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी देती है, राष्ट्रीय एकता को ये शिक्षा। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि शिक्षा से जो है देश के जो है नागरिकों को जो है अपनी विविधता और जो विशिष्टता की जो है सराहना करने में मदद मिलती है। और शिक्षा से जो है छात्रों में जो है देशभक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी और जो है नागरिक जागरूकता की भावना भी विकसित होती है। और शिक्षा से जो है सामाजिक असमानताओं को जो है दूर करने में मदद भी मिलती है। और शिक्षा से जो है छात्रों में जो है राष्ट्रीय भावना भी विकसित होती है। और शिक्षा से जो है राष्ट्रों में जो है आत्मत्याग की भावना भी जो है विकसित होती है। और शिक्षा से जो है छात्रों में कर्तव्य जो है परागणता की और जो है अनुशासन जैसे जो है गुण भी जो है विकसित होते हैं। और शिक्षा से जो है छात्रों में जो विविधता को अपनाने और जो है भेदभाव के जो है खिलाफ खड़े होने का भाव भी जो है विकसित होता है। और शिक्षा से जो है छात्रों को जो है शिक्षा से जो है छात्रों में जो है साझा पहचान, अकेलेपन की भावना भी जो है विकसित होती है।
और जो है शिक्षा से जो है छात्रों में सम्मान, सहानुभूति, समावेशिता जैसे जो है मूल्य भी विकसित होते हैं। इतना आपको लिख देना है। फिर लास्ट का क्वेश्चन फिर लास्ट में आपका दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है अवबोध की परिभाषा आपको देना है। वर्तमान में इस समय में जो है छात्रों के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की जो है विकसित करने की क्या आवश्यकता है अभी आपको बताना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हम इसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का मतलब होता है कि दुनिया के लोगों को जो है विश्व नागरिक की ओर जो है नागरिकता की ओर ले जाना। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का क्या होता है कि दुनिया के जो लोगों को जो है विश्व नागरिकता की ओर ले जाना, यही आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कहलाता है। और यह जो एक ऐसी भावना है जिससे जो है दुनिया के देश के बीच जो है एक सौहार्द, सहगुणता और जो है मित्रता बढ़ती है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो अवबोध होता है ये दुनिया के लोगों के बीच एक नागरिकता बढ़ती है, जिससे उनके बीच में मित्रता जो है एक बढ़ाने का एक जरिया है। और जो है छात्रों में जो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विकसित करने की जो है ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि जब शिक्षा क्यों इसमें महत्वपूर्ण इसमें भूमिका, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब ये हो गया कुछ विद्यार्थी जैसे कि अमेरिका में पढ़ने जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वहाँ के लोगों के प्रति जो एक मित्रता बढ़ती है, वहाँ के देश से जो मित्रता बढ़ती है, वहाँ के नागरिकों के प्रति जो बढ़ती है, दोस्ती व्यवहार होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो है अवबोध से जो है दुनिया के लोगों को जो है विश्व नागरिकता की ओर जो है ले जाया जा सकता है। और जो इससे दुनिया के जो बीच जो है सौहार्द, सहृदता और जो है मित्रता भी बढ़ती है इससे। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जो है शांति और जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ और जिम्मेदारी, विश्व नागरिकता के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। और शिक्षा पाठ्यक्रम को जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो है बनाना भी चाहिए। और शिक्षण प्रक्रिया में जो है भूगोल, इतिहास, भाषा, विज्ञान, साहित्य और जो है इसके जरिए जो है राष्ट्रीय भावना के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी जो है विकास जो है करना चाहिए। क्वेश्चन आपको लिख देना। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका, उसके कार्य आपको बताना है। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है, ठीक है, ये भी फंसेगा। देखो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, इसकी हम बात करें, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। ये जो है केंद्रीय सरकार का एक जो आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त करता है। जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है इनकी मान्यता प्राप्त करता है। और यही आयोग जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को जो है अनुदान की भी जो है प्रदान करता है। ये इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके हम कार्यों की बात करें, इसकी भूमिका की हम बात कर लें तो हाँ चलेगा। इसकी हम भूमिका की बात करें तो आयोग के पास जो विश्वविद्यालय और जो उच्च शिक्षा संस्थानों को जो है धन आवंटित कराने के साथ साथ जो है यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि वह संस्थान जो है आयोग द्वारा लगाए गए हैं मानकों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ में जो संस्थान की श्रेणी में जो है आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर उन्हें जो है फर्जी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज माना जाता है, तो ये जो कह सकते हो जो यूसीजी है ये उसकी जांच करता है, उसका अवलोकन करता है। जो विश्वविद्यालय जो आपके खुले हैं इनकी मान्यता प्राप्त है कि नहीं मान्यता प्राप्त है, तो ये सब कुछ इसकी जांच करता है, उसका अवलोकन करता है। और साथ ही जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है नियमित रूप से जो है उसकी सूची भी तैयार करता है। इसके अलावा जो है कुछ इसकी भूमिका है, जैसे कि यूसीजी जो है ये अनुमोदित विश्वविद्यालय को बढ़ावा देना और जो है इसका जो है समन्वयन करना इसका कार्य रहता है। उच्च शिक्षा मानक स्थापित करने के लिए जो है विनिमय भी ये तैयार करता है। और साथ में विश्वविद्यालय और जो है कॉलेज शिक्षा के जो है क्षेत्र में प्रगति का जो है मूल्यांकन भी ये करे। और जो है यूसीजी नेट जो है और जो है CMR नेट और जो है ICAR नेट आदि के लिए जो परीक्षा के जो है नियमों का आयोजन भी ये करना। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों के जो है बीच समन्वय बनाए रखना। उच्च शिक्षा के जो सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जो है केंद्र और जो है राज्य सरकारों को जो है ये सुझाव भी देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में प्रगति को जो है प्रोत्साहित करने के लिए और जो है फेलोशिप, कार्यक्रम, पुरस्कार, अनुसंधान, अनुदान, छात्रवृत्ति, ये सब कुछ प्रदान करता है। जैसे आपके छात्र जो आपका स्कॉलर वगैरह ये सब कुछ यही देखता है। और साथ में जो मेधावी छात्र होते हैं उसको जो आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है, ये भी इसी की देन है जो कि देश के जो है विकास में ये योगदान देती है। और यदि इसके हम कुछ काम की बात करें विश्वविद्यालय अनुदान के जो कि भूमिका मैंने आपको बता दिया, अब इसके हम कार्य की बात कर लें तो इसका जो कार्य रहता है विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना, उसका समन्वय करना इसका कार्य है। और विश्वविद्यालय के जो है शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और मानकों का निर्धारण करना, उसका रखरखाव का ये सारे इसका कार्यक्रम है।
और विद्यालय में जो है शिक्षा में जो है न्यूनतम जो है मानकों का जो है नियम बनाना कि जो आपके शिक्षा का कैसा नियम है, जैसे कि अब तो एजुकेशन पॉलिटी आपकी लागू हो गई, आपके सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम जो हुए हैं, तो इसी की सब देन है। और साथ में जो है महाविद्यालय जो आपके विश्वविद्यालय को जो है अनुदान वितरित करना भी इसका कार्य है। संघ और जो है राज्य सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक जो है महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जो ये काम भी करता है। और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपाय पर जो है केंद्र और सरकार के बीच सलाह भी लेना इसका कार्य है। और भारत में सभी विश्वविद्यालय के जो है संचालन के नियम बनाना ये भी इसी का कार्य है। और भारत में जो है विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा और परीक्षा का जो है मानक तैयार करना, यानी जो परीक्षा आपकी होती है विश्वविद्यालय में, उसकी जो एजुकेशन उसकी शिक्षा कैसी है और उसके जो परीक्षा का जो मानक तैयार होता है, जो उसका पैटर्न तैयार होता है, कैसे परीक्षा होगी, रिटर्न होगा, लिखित होगी, ये सारी जो उसका पैटर्न होता है ये भी सब इसी का ये भी करती है, यही यूसीजी ही करती है। और यूसीजी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त संस्थानों में जो है 3rd डिग्री और जो है डिप्लोमा को जो है प्रदान करना हुआ है। यूसीजी होता है ये आपकी मान्यता प्राप्त करता है स्कूलों को, विश्वविद्यालय को, ये सभी को जो है मान्यता भी देता है। और देश भर में जो है बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और जो है महाविद्यालय की जो है जांच भी करता है। और यदि किसी की जो है मान्यता नहीं प्राप्त उसको रद्द करने का भी अधिकार है इसके पास। और केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय के लिए जो है एकीकृत जो है संकाय भारतीय पोर्टल सीओ चयन ये भी जो है लॉन्च करता है। तो इतनी आपको जो है बिंदु भी आपको लिख देना है। लास्ट में फिर एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है कि विद्यालय जो है संकल्पना से आप क्या समझते हैं, और विद्यालय की जो है शिक्षा संबंधी कार्य आपको बताना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी देखेंगे। विद्यालय का है, विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे के जो है शारीरिक, उसके मानसिक और बौद्धिक और जो है नैतिक उसका विकास होता है, यही आपका जो विद्यालय कहलाता है। और विद्यालय की जो संकल्पना को जो है मानवीय, भौतिक और वित्तीय और जो है प्रशासनिक जो है संसाधनों के संदर्भ में जो है देखी जानी चाहिए। और विद्यालय की जो संस्कृति को जो है उन जो है बर्ताव, उसकी रवैया, अपेक्षाओं और जो है अंत क्रियाओं का जो है प्रतिरूपण करने और स्थापित इसके माध्यम से जो है किया जा सकता है। और जो है विद्यालय की जो परिकल्पना और जो है लक्ष्यों को जो है साझा करके भी जो है संस्कृति को जो है स्पष्ट किया जा सकता है। और विद्यालय का जो है मुख्य काम जो होता है बच्चों के जो है समग्र विकास के लिए जो है उन्हें तैयार करना। और विद्यालय के जो है सामाजिक गुणों जैसे कि उसकी समानता, सहयोग, सहनशीलता, शालीनता, समन्वय, उत्तरदायित्व पालन, नैतिकता, ईमानदारी वगैरह का इस सभी का जो है विकास करना होता है, विद्यालय का यही कार्य ही होता है। और विद्यालय में जो है विद्यार्थी को जो है अपने विद्यालय की जो है देखभाल करने का जो है उत्तरदायी जो है दिया जा सकता है। और विद्यालय और घर दोनों ही जो है पारंपरिक जो है उद्देश्य एक समान होते हैं। विद्यालय हो फिर घर हो, सभी का उद्देश्य एक ही होता है, बच्चों का विकास करना किसी तरह। और जो है विद्यालय और जो समुदाय के बीच एक जो है अच्छा संबंध जो है बनाए रखना ये भी होता है। तो विद्यालय की संकल्पना की हम बात करें अब, तो इसकी संकल्पना की बात करें तो विद्यालय जो होता है ये शिक्षा प्राप्त करने की एक जगह होती है। और विद्यालय में जो है बच्चे का जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और जो है नैतिक उसका विकास होता है। और विद्यालय की संकल्पना को जो है मानवीय, नैतिक और वित्तीय और जो प्रशासनिक जो है संसाधनों के संदर्भ में जो है देखा जा सकता है। तो इस तरह से इसके जो है आपको लिख देना है। विद्यालय जो है सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का जो आरक्षण प्रदान करता है और साथ में अगली पीढ़ी को भी जो है सौंपता है। तो ये जो कह सकते हो ये जो संस्कृति होती है सामाजिक की जो है ये विरासत का जो आरक्षण ये करता है, ये अगली पीढ़ी को सौंपता है, फिर वो जो पीढ़ी होती है अगली को सौंपता है। तो ये कर्म चलता रहता है। विद्यालय जो है बच्चों को जो है घर और दुनिया से जोड़ता है। विद्यालय जो है व्यक्ति के समन्वयपूर्ण विकास में अहम भूमिका भी निभाता है। और विद्यालय की संस्कृति को जो है विद्यालय की जो है छिपी हुई पाठ्यक्रमों को कहा जाता है। और विद्यालय की संस्कृति जो है विद्यालय के रीति रिवाज, उसकी प्रथाओं, उसके चिन्हों, कहानियाँ और जो है शब्दावली में जो है बनती है। और विद्यालय की जो है सफलता के लिए समुदाय का सहयोग बहुत जरूरी है। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम जो है आयोजित करने चाहिए जिसमें जो है समुदाय के लोग जो आज़ादी से जो हिस्सा ले सके। और विद्यालय जो है सामाजिक वातावरण के रूप में जो एक संस्था है। और विद्यालय जो है जनतंत्र के लिए जो एक बहुत कह सकते हो अहम भूमिका भी निभाता है। तो इस तरह से इसने आपको बिंदु लिख देना है। लास्ट में भी कुछ ने दिया हो कि उच्च शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट करना है और भारत में जो उच्च शिक्षा के उद्देश्य और जो है इसकी आवश्यकताओं पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो उच्च शिक्षा मैंने आपको बता दिया था जो कि हायर एजुकेशन होती है, ये जो है स्कूल छोड़ने के बाद ली जाने वाली तीसरी स्तर की शिक्षा होती है। जैसे कि आप बीए कर रहे हैं, बीएससी करें, तो ये आपकी यही शिक्षा होती है उच्च शिक्षा। और ये जो शिक्षा होती है कॉलेज और जो है पॉलिटेक्निक में दी जाती है। इसमें जो है स्नातक, परास्नातक और जो है डायरेक्ट स्तर की जो है पढ़ाई शामिल है। उच्च शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि उच्च शिक्षा जो है व्यक्तिगत विकास के लिए सक्षम बनाती है और यह जो है आर्थिक, तकनीक और सामाजिक बदलाव को भी बढ़ावा देती है। और यह जो है ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देती है और यह जो छात्रों को बदलते हुए श्रम के लिए जो है जरूरी कौशल भी देती है। यह जो है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले छात्रों के लिए जो है आर्थिक सुरक्षा और जो है स्थिर भविष्य का जरिया भी है। और यह जो है उच्च शिक्षा जो है किसी भी
भी क्षेत्र में जो है सामाजिक, आर्थिक, जो है सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका भी निभाती है। और भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली अमेरिका और जो है चीन के बाद दुनिया की जो है तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। और भारत में जो है उच्च शिक्षा के लक्ष्यों में जो है प्रवेश, समता, गुणवत्ता और जो है उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और जो है मूल आधारित शिक्षा भी जो है शामिल है। और इसकी हम बात कर ले, इसके संकल्पना की, उच्च शिक्षा की संकल्पना जो है भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य की हम बात करें तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसा कि उच्च शिक्षा के से जो है व्यक्तिगत विकास होता है और जो है आत्म जागरूकता भी बढ़ती है। और उच्च शिक्षा से जो है ज्ञान और कौशल भी मिलता है और जिससे जो है विभिन्न क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। उच्च शिक्षा से जो है आर्थिक लाभ मिलता है, जैसे कि बेहतर रोजगार अवसर और जो है ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो शिक्षा से जो है समाज में जो सक्रियता बढ़ती है और योगदान करने वाले नागरिक भी बनते हैं। और उच्च शिक्षा से जो है सांस्कृतिक वैज्ञानिक जो है संपत्ति बढ़ती है। उच्च शिक्षा से जो है ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा मिलता है। उच्च शिक्षा से जो है छात्रों को लगातार बढ़ते जो है श्रम बाजार के लिए जो है एक जरूरी कौशल भी मिलते हैं। उच्च शिक्षा में जो है शिक्षकों की जो है दशा, उसकी गुणवत्ता में सुधार भी होता है उच्च शिक्षा से। और उच्च शिक्षा जो होती है संस्थानों को जो है विशाल और बहुविषयक संस्थानों में जो है एक बदलना, ये भी इसका उद्देश्य रहता है। और उच्च शिक्षा से जो है संस्थानों को जो है ज़्यादा जो है स्वायत्तता देनी चाहिए। और उच्च शिक्षा से जो है बहुविषयक शिक्षा, कौशल शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा भी देना चाहिए। तो यह जो है साल 2035 तक जो है उच्च शिक्षा में जो है आपका सकल नामांकन जो है अनुपात को ये 50% करना है। तो इतना आपको लिख देना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। बालक के जो है विकास में जो है प्राथमिक शिक्षा के महत्व की विवेचना करना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखो। तो प्राथमिक शिक्षा का मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है बच्चों के जो है विकास को जो है बढ़ावा देना। और यह जो है बच्चों के जो संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और जो है शारीरिक विकास को बढ़ावा देती है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसा कि ये जो होता है बच्चों के जो है विश्लेषणात्मक सोच को ये सिखाता है और जो है बच्चों को जो है उच्च जीवन स्तर की जो है प्राप्त करने के लिए तैयार भी करता है। और जो है बच्चों को जो है प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो है चुनौतियों का सामना करना भी सिखाता है। और बच्चों को जो है नागरिकता और जो है बुनियादी मूल्यों की उन्नति भी कराता है। और बच्चों को जो है आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। और बच्चों को जो है मित्र बनाने और जो है संचार कौशल विकसित करने ये भी सिखाता है। और बच्चों को जो है साक्षरता, संख्यात्मक, आलोचनात्मक सोच भी ये सिखाता है। और बच्चों को जो सांस्कृतिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानकारी भी देता है। और बच्चों को जो है उच्च स्तर की शिक्षा के लिए तैयार भी करता है। और प्राथमिक शिक्षा जो होती है बच्चों के विकास पर एक आधारभूत चरण होती है। यह जो है बच्चों को जो है आजीवन सीखने का जो है आधार प्रदान करती है। वो प्राथमिक शिक्षा के जो है में जो है गणित, भाषा, कला और जो है विज्ञान जैसे बुनियादी जो है विषयों पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। और भारत में जो है 14 साल तक जो है की उम्र तक जो है सभी बच्चों को जो है मुक्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है और दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। पूरा पेपर हो गया, पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। इसी प्रकार मैंने सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।